आज बच्चों हम इंटरमीडिएट की पोयम है आंट जेनिफर टाइगर, उसको पढ़ने जा रहे हैं। आंट जेनिफर टाइगर जो लिखी है एड्रियन रिच ने, यानी इसके कंपोजर कौन है? एड्रियन रिच। या आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ आंट जेनिफर टाइगर, तो आप क्या कहेंगे? एड्रियन रिच। या हु इज़ द कंपोजर ऑफ हु इज़ द कंपोजर ऑफ आंट जेनिफर, तो भी क्या लिखेंगे? एड्रियन रिच। एड्रियन रिच एक यूएसए की महिला हैं जो बाल्टीमोर में मैरीलैंड में पैदा हुई थी। इन्होंने अपने इस पोयम के माध्यम से स्त्रियों की मैरिड लाइफ के एक्सपीरियंस, उनकी प्रॉब्लम्स को बताया है। फर्स्ट स्टेंजा इसका, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन। आंट माने चाची, जेनिफर्स माने जेनिफर के, टाइगर्स माने चीते, प्रांस माने उछल कूद करते हैं, अक्रॉस माने के आर पार, ए स्क्रीन माने एक पर्दे के। आंट जेनिफर के टाइगर एक पर्दे के आर पार उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स, ब्राइट माने चमकीले, टोपाज माने होता है पुखराज, डेनिजन्स माने होता है निवासी हैं, ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे संसार के। तो अर्थ क्या हो जाएगा कि चमकदार पुखराज जैसे हरे संसार के निवासी हैं, यानी पुखराज जैसे, चमकदार पुखराज जैसे वे हरे संसार के निवासी हैं। समझ में आ गया होगा। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे माने वे, डू नॉट माने नहीं, फियर माने डरते हैं, द मैन, यहाँ याद रखना द लगाया है राइटर ने, तो कोई मतलब है यहाँ पर, है ना। मैन माने आदमियों से, बीनीथ माने नीचे खड़े हैं, नीचे, द ट्रीज माने पेड़ के, वे पेड़ के नीचे खड़े हुए आदमियों से डरते नहीं हैं। अभी मैं आपको केवल वर्ड टू वर्ड अर्थ बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूंगा कि आखिर राइटर तुमसे क्या कहना चाहती है। वे पेड़ के नीचे खड़े आदमियों से डरते नहीं हैं। दे पेस, दे माने वे, पेस माने गति, या उनकी भी कह सकते हैं ना, उनकी, पेस माने गति में, स्लीक आकर्षण है, चिकनापन है, ज्वेलरिक शिष्टता है, सर्टेनिटी निश्चितता है। उनकी गति में आकर्षण, शिष्टता और निश्चितता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं पैरा को। आंट माने चाची, आंट जेनिफर टाइगर्स प्रांस अक्रॉस ए स्क्रीन, आंट जेनिफर के चीते पर्दे के, अक्रॉस माने होता है के आर पार, पर्दे के आर पार उछल कूद करते हैं। ब्राइट टोपाज डेनिजन्स ऑफ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ब्राइट माने चमकीले, टोपाज माने पुखराज, यह पुखराज एक पत्थर होता है जो रिंग में, अंगूठी में लोग पहनते हैं। डेनिजन्स माने होता है निवासी हैं, ऑफ माने काकी के, ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, एक हरे संसार के, यानी चमकदार पुखराज जैसे वे हरे संसार के निवासी हैं। दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते, द मैन व्यक्तियों से, उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हैं, या हम कह सकते हैं कि वे पेड़ के नीचे खड़े व्यक्तियों से डरते नहीं हैं। दे माने वे, पेस, ये दे माने वे या दे माने उनकी, पेस माने गति, इन माने मैं, स्लीक माने आकर्षण है, ज्वेलरिक माने शिष्टता है, सर्टेनिटी माने निश्चितता है। तो पूरे को मिला के एक कर दो, उनकी गति में आकर्षण, शिष्टता और निश्चितता है। फर्स्ट पैरा का जो भावार्थ है कि आंट जेनिफर्स के टाइगर पर्दे के आर पार उछल कूद करते हैं, मीन्स इसका क्या है? इसका मीन्स है कि जो आंट जेनिफर के टाइगर, आंट जेनिफर ने जो पर्दे पर टाइगर बना रखे हैं, और ये जो टाइगर है बच्चों वो कैसे हैं? पीले रंग के ऊन से बनाए गए हैं, हरे रंग के पर्दे पर बनाए गए हैं। तो राइटर ने यहाँ टोपाज को लिया, यानी पुखराज को लिया, पुखराज की तुलना चीते से करने के लिए टोपाज लिया, और इसी तरीके से एक वर्ल्ड ऑफ ग्रीन की तुलना करने के लिए
हरे पर्दे की तुलना ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन से करने के लिए उसने लिया। यानी कि चीते पीले हैं, और वैसे भी चीते पीले होते हैं और जंगल में रहते हैं, यानी टोपाज पत्थर जो पीला होता है और पर्दे का रंग हरा है, जिसमें वो उछल कूद करते हैं, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। दे माने वे, डू नॉट माने नहीं, फियर माने भयभीत हैं, द मैन माने उन व्यक्तियों से, बीनीथ द ट्री जो पेड़ के नीचे खड़े हैं। तो यहाँ पर दो स्थितियां पैदा होती हैं, या तो वो पेड़ के नीचे, पेड़ का एक चित्र बना हुआ है पर्दे पर जिसके नीचे व्यक्ति खड़े हैं, या दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि जो घर के सदस्य हैं, पर्दा थोड़ी ऊंचाई पर होगा, जिसके नीचे लोग खड़े हैं, उन लोगों से वो जो चीते हैं वो डर नहीं रहे, है ना। दो चीज़ें हो सकती हैं। आगे राइटर लिख रहा है कि दे पेस इन स्लीक, उनकी गति में आकर्षण है, यानी कि जब वो दौड़ रहे हैं तो उनकी गति मन को मोहने वाली है। चिवलरिक, शिष्टता है, शिष्टता इसलिए कि पर्दा एक निश्चित सीमा तक उड़ता होगा और निश्चित सीमा तक ही शेर का जो चित्र है वो जा पा रहे होंगे। सर्टेनिटी, निश्चितता है, ठीक है ना। जो ये पैरा है स्टैंजा फर्स्ट, राइटर ने थोड़ी सा प्राकृतिक अपने लगाव के बारे में बताया है, या राइटर कह रही है कि जो उसकी आंट जेनिफर है, आंट जेनिफर हो सकता है कि उसकी रियल मौसी हो, रिलेटिव्स में हो, या चाची हो, या कोई उसने एक जेनिफर नाम का कोई व्यक्ति लिया है जिसको कि वो इंडिकेट करके संपूर्ण महिलाओं की के बारे में बताना चाहती हो, है ना। कुछ मीनिंग है इसमें। प्रांस माने उछल कूद करना, स्क्रीन माने पर्दा, ऐसा पर्दा होता है स्क्रीन जिस पर कि कोई छवि दिखती है, जैसे टीवी का पर्दा जिसमें हम चित्र देखते हैं। डेनिजेंस माने निवासी होता है, स्लीक माने आकर्षण होता है, चिल्ड्रिक माने शिष्टता होता है, सर्टेनिटी माने निश्चितता होता है। तो भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा कि एक हरे रंग के पर्दे पर आंट जेनिफर ने पीले रंग की ऊन से चीते बनाए हैं। चूंकि पीला रंग चीते का होता है और जंगल का रंग हरा होता है, इसलिए राइटर ने यहाँ पर टोपाज और ग्रीन वर्ल्ड का इस्तेमाल किया। मैंने यहाँ कहा था कि द मैन माने मैन जो नीचे खड़े हैं, हो सकता है कि पर्दे पर कोई चित्र हो, पेड़ बना हो और उसके नीचे आदमी का चित्र बना हो, उनसे नहीं डरते। या हो सकता है कि पर्दा थोड़ी ऊंचाई पर हो और जो घर के सदस्य हैं, जो घर के मैन हैं, व्यक्ति हैं, उनसे आपके जो जिद्दे टाइगर्स हैं वो ना डरते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, स्क्रीन और ग्रीन। स्क्रीन और ग्रीन को अगर हम बोलते हैं तो इनकी भाषा में सिमिलरिटी है, इनके प्रोनाउंसिएशन में समानता है, सिमिलरिटी है। इनको बोला जाता है राइमिक वर्ड। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द गिवन पैसेज, दिए गए पैसेज के राइमिंग वर्ड्स क्या हैं, तो बच्चों राइमिंग वर्ड्स आपके स्क्रीन और ग्रीन है। ये आपकी मीनिंग रही। जो मीनिंग याद ना हो पाए उन्हें दोबारा से देख सकते हो। स्टैंजा 2 में चलते हैं। स्टैंजा 2 में है कि आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर बूल। मीनिंग टू मीनिंग देखेंगे, पहले अर्थ हम इसको। आंट माने चाची, जेनिफर्स माने जेनिफर के, फिंगर्स माने उंगलियां, फ्लैटरिंग माने फड़फड़ा रही हैं, थ्रो माने मैं से होकर, हर माने उनकी, बूल माने ऊन से। चाची जेनिफर की उंगलियां उनकी ऊन से होकर फड़फड़ा रही हैं। फाइंड इवन द इवोरी नीडल हर टू पुल। फाइंड माने पाती हैं, इवन माने प्रायः, इवोरी माने हाथी दांत, इवोरी माने हाथी दांत की, नीडल माने सुइयां, हार्ड माने कठिन, ठीक है ना, टू पुल माने खींचना। यानी कि हाथी दांत की सुइयों को खींच पाना प्रायः वो कठिन पाती हैं, अर्थात हाथी दांत की सुइयों को खींच पाना उनके लिए कठिन है, मुश्किल हो रहा है उन्हें। आगे है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। द मैसिव माने भारी भरकम, वेट माने भारी भरकम और वेट माने वजन, ऑफ अंकल्स वेडिंग, अंकल की शादी का, बैंड माने बंधन, यानी कि पूरा क्या कह सकते हो, चाचा की शादी का भारी भरकम वजन। सिट हैवीली, सिट माने बैठा हुआ है, हैवीली माने भारीपन से, अपॉन माने ऊपर, कहाँ, आंट जेनिफर्स हैंड,
आंट जेनिफर के हाथों पर। पूरे का अर्थ एक कर दो। हाथी दांत की सुइयों को खींच पाना प्रायः उनके लिए कठिन है। और दूसरे इस लाइन का अर्थ है द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड का, कि चाचा की शादी का भारी भरकम वजन चाची जेनिफर के हाथों पर, जेनिफर हैंड लिखा ना, आंट जेनिफर हैंड लिखा ना, तो चाची जेनिफर के हाथों पर भारी तरीके से बैठा है। यहाँ पर जो सिट हैवीली आया, यहाँ पर क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि आप जानते हैं पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि किसी निर्जीव चीज को ऐसे बोला जाता है जैसे कि वह मतलब सजीव हो। बैठता कौन है? जीव। अब यहाँ बैठा दिया उन्होंने किसको? बैंडिंग बैंड को, ठीक है ना, वो मैसिव बैट को भारी भरकम वजन को, ठीक है ना। आपकी ये यहाँ पर अगर आए कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। ओके, कुछ मीनिंग है। फिंगर्स माने उंगलियां, फ्लैटरिंग माने फड़फड़ाना, थ्रो माने मैं से होकर, बूल माने ऊन, फाइंड माने पाना, इबोरी माने हाथी दांत, मैसे माने भारी भरकम, मैसे बेट माने भारी भरकम वजन, वेडिंग बैंड माने होता है वैवाहिक बंधन, हैवीली माने भारी बजनीला। तो इस पूरे का अर्थ क्या है? इस पैरा में राइटर क्या समझाना चाह रही है? राइटर कहना चाह रही है कि आंट जेनिफर अपने हस्बैंड यानी अंकल से आतंकित हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। इतनी कमज़ोर हैं कि जब वो इबोरी नीडल से या हाथी दांत की सुइयों से कुछ बना रही हैं, तो हाथी दांत की सुइयों को ऊन में से होकर के खींचना उनके लिए बड़ा कठिन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अंकल के शादी के भारी भरकम वजन जो उनके हाथों पर रखा है, अर्थात अंकल की जो शादी का बंधन है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अंकल जो उनके प्रति एक कठोर व्यवहार कर रहे हैं, एक अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हार्ड डिसीजन ले रहा है उनके प्रति, वो उनको कमज़ोर बनाता चला जा रहा है, क्योंकि उस बंधन ने उनकी स्वतंत्रता वगैरह को छीन लिया है, उनकी आज़ादी को छीन लिया है, उनकी आशाओं को छीन लिया है। इस लाइन में ये चीज़ शो की जा रही है। चलाओ। हाँ बच्चों, इसमें आपको अर्थ लिखने के लिए तो आना नहीं है, लेकिन हमें इसका भावार्थ समझना ही होगा, क्योंकि जो पैरा दे करके वो क्वेश्चन पूछते हैं भावार्थ पर डिपेंड ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। तो हम अब इसका लास्ट पैरा पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट पैरा स्टैंजा 3, इसमें बताया गया कि व्हेन आंट इज डेड, व्हेन माने जब या अब, जब आंट किसी नाउन के पहले कोई क्वेश्चन वर्ड आता है ना बच्चों, तो कभी भी इसका अर्थ कब नहीं निकलेगा, जब निकलेगा, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। तो व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर चुकी हैं, एज माने हैं, डेड माने मर चुकी हैं, हर माने उसके, उनके, टेरिफाइड माने आतंकित, हैंड्स माने हाथ, लाई माने पड़े हुए हैं। अब चाची मर चुकी हैं और उनके आतंकित हाथ पड़े हुए हैं। स्टिल माने फिर भी, रिंग्ड माने जो अंगूठी पहने हुए हैं, विथ माने साथ, ऑर्डिल्स माने कठिन परीक्षा ले रही हैं, आजमाइश कर रही हैं, उनके आजमाइश कर रही हैं। सी माने वह है, यानी अंगूठी के लिए सी आया, सी इज रेफर फॉर रिंग। वाज माने थी, मास्टर्ड माने मालिक, फिर भी कठिन परीक्षा के साथ, लिखा ना, स्टिल रिंग्ड विथ ऑर्डिल्स, कठिन परीक्षा के साथ। सी वॉज मास्टर्ड बाई, जो उसकी मालिक बनी हुई है, जो उसकी मालिक बनी हुई है। कौन सी? सी किसके लिए है? सी इज रेफर्ड फॉर रिंग, जो हाथ में अंगूठी पहने हैं उसकी बात हो रही है। द टाइगर्स इन द पैनल, द टाइगर, जो चीते, अब यहाँ पर भी द लगा दिया राइटर ने, तो जो कंपोजर है उसने यहाँ द लगाया, यानी कौन से टाइगर? जो आंटी ने बनाए थे पर्दे पर। इन द पैनल, पैनल माने होता पर्दा, द टाइगर इन द पैनल, पैनल के टाइगर, दैट सी मेड, दैट माने जो, ये रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पर, वह अर्थ नहीं आएगा, जो आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सी है ना, सी के आगे दैट लगा तो अर्थ निकलेगा जो सी मेड, जो उसने बनाए हैं।
विल गो ऑन प्रांसिंग, विल माने गागी गे, गो ऑन एक इडियम है जिसका मतलब होता है जारी रहना। हम इसको लिख देते हैं, गो ऑन माने होता है जारी, जारी रहना, जारी रहना। तो विल गो ऑन प्रांसिंग, प्रांसिंग माने उछल कूद। तो जो आंटी ने जो पर्दे में चीते हैं जो उसने बनाए हैं, गो विल गो ऑन प्रांसिंग, उछल कूद जारी रखेंगे, प्राउड गर्व जारी रखेंगे, एंड अनअफ्रेड और भयभीत ना होना जारी रखेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि पर्दे में जो बाग उसने बनाए हैं, उछल कूद, गर्व और बिना भय के उछल कूद जारी रखेंगे, बिना भय के उछल कूद, प्रांसिंग लिखा था ना, उछल कूद जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरीके से तुम्हारा पूरा पाठ हो गया। अब मैंने कुछ मीनिंग इसमें, टेरिफाइड माने होता है आतंकित, लाई माने पड़े होना, डले होना, लेटना भी होता है, स्टिल माने फिर भी होता है, शांत भी होता है, ऑर्डिल्स माने होता है कठिन परीक्षा, यानी कि जब कोई आपको कुछ कठिन परीक्षा में आजमाए, साधारण एग्जाम नहीं। मास्टर्ड माने होता है मालिक, पैनल माने होता है पर्दा, और गो ऑन माने होता है जारी रहना। ये एक इडियम है जिससे वाक्य भी बनाए जा सकते हैं। अब सेंट्रल आइडिया ऑफ द आंट जेनिफर्स टाइगर्स, मान लो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और आता है जिसमें 3 सेंट्रल आइडिया आते हैं और एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। आंट जेनिफर्स टाइगर जो है एक अच्छा पार्ट है जिसका सेंट्रल आइडिया आता ही रहता है। इसके बारे में हम थोड़ी सा पढ़ेंगे और मैंने उसकी हिंदी भी नीचे लिख रखी है ताकि तुम इसको पढ़ने के साथ साथ उसके मतलब को याद रखो और जब एग्ज़ाम देने जाओ तो वहाँ पर जा कर के, मतलब हिंदी अगर माइंड में होगी तो इंग्लिश शायद माइंड में आ जाएगी या बना सकते हो। एग्ज़ाम में हिंदी नहीं लिखना है, ओनली इंग्लिश लिखना है। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर कंपोज्ड बाई एडनिन रिच। द पोएम माने कविता, आंट जेनिफर टाइगर्स, कंपोज्ड माने रची गई है, कंपोज्ड बाई माने रची गई है, एडनिन रिच माने एडनिन रिच के द्वारा। ये क्या लिखा है इन्होंने इस कविता में? सी डिस्क्राइब्स अबाउट द पावर ऑफ मेल डोमिनेंस। सी माने वह, डिस्क्राइब्स माने वर्णन करती हैं, अबाउट माने बारे में, पावर माने शक्ति, ऑफ मेल डोमिनेंस माने होता पुरुष प्रधान समाज की। जो पुरुष प्रधान समाज की, जैसे हम लोग देखते हैं कि आज जो भी घर का मालिक होता है वो कोई व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति क्या करता है, अपने पावर के अनुसार सभी लोगों को कंट्रोल करता है। ठीक है ना? तो सी डिस्क्राइब्स अबाउट द पावर ऑफ मेल डोमिनेंस, जो पुरुष की प्रधानता को, पुरुष के डोमिनेंस को शो करती है। विच मेक द मैरिज लाइफ ऑफ ए वुमेन लाइक ए प्रिजनर, जो एक मैरिज लाइफ ऑफ वुमेन, एक औरत की शादीशुदा जीवन को एक कैदी की तरह बना देती है। ठीक है ना? आगे है इसमें सेंट्रल आइडिया की लाइन है, ए मैरिड वुमेन लॉस्ट हर डिजायर। एक शादीशुदा औरत अपनी डिजायर को, अपनी इच्छाओं को, होप माने आशाओं को, फ्रीडम माने स्वतंत्रता को, एंड मीटिंग विद अदर रिलेटिव्स और दूसरे रिश्तेदारों से मिलने जुलने को खो देती है, क्योंकि वो घर के बंधनों में बंधी रहती है, घर की जिम्मेवारियों और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच बंधी रहती है या उसी में उलझी रहती है। या ऐसा कह लें कि जो घर का मुखिया होगा, पुरुष होगा, वो सब अपनी आशाओं को तो समझता है, अपनी फ्रीडम को तो समझता है, लेकिन शायद अपनी वाइफ की फ्रीडम को नहीं समझता। हाउ टू सी स्ट्रगल्ड विथ हर सेल्फ एंड हर फैमिली। हाउ टू माने कैसे, सी माने वह है, स्ट्रगल माने संघर्ष करती है, हर सेल्फ माने स्वयं से, एंड माने और, हर फैमिली माने अपने परिवार से। कुछ अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो वो संघर्ष करती है, या स्वयं के जो उसकी आत्माएं विचार कुचल जाते हैं उनके लिए संघर्ष करती है। ठीक है ना? आगे आता है, मैरिज बैंड चेंज द वुमेन्स फॉर्म। मैरिज बैंड शादी का बंधन, चेंज माने परिवर्तित कर देता है, द वुमेन्स फॉर्म माने
औरत के रूप को ही, औरत के रूप को ही बदल देता है। मतलब जब एक औरत शादीशुदा औरत होती है तो उसका रूप ही बदल जाता है। वो लड़की से माँ हो जाती है, माँ से किसी की बहू हो जाती है, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सामाजिक ज़िम्मेवारी होती है, उसका वज़न उसको उसका रूप ही चेंज कर देता है। बट देयर माइंड्स थॉट, लेकिन उसके जो दिमाग के विचार होते हैं, बिलोंग टू द फ्रीडम, बिलोंग स्वतंत्रता से संबंधित होते हैं, उसकी आशाओं से संबंधित होते हैं, उसकी डिजायर से संबंधित होते हैं। कुल मिलाकर के जो तीनों पैराओं में लिखा है उसके कुल भाव को हम सेंट्रल आइडिया कहते हैं। मतलब क्या कहना चाहता है राइटर, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा वीडियो, ठीक है ना, बहुत पसंद आया होगा। और मेरे चैनल का नाम है उदित कुमार गौर पाठशाला, जैसा कि आपको पता ही है, और मेरा नंबर है 84 23 82 93 19। आपको चैनल पूरा पाठ कैसा समझ में आया कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। और पूरा पाठ आपकी परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है। और अगला जो मेरा वीडियो आएगा ना, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर को मैं बोर्ड के हिसाब से सेटअप करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।